सो जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप सीख चुके हैं। हमने डेफिनेशन में एक चीज़ डिस्कस की है, हमने बात की है ट्रांजैक्शन की। हमने कहा भाई अकाउंटिंग तो सिर्फ और सिर्फ कब स्टार्ट होएगी, जब ट्रांजैक्शन होएगी। जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगी अकाउंटिंग ने स्टार्ट कोई नहीं होना भाई। ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट दैट कैन चेंज योर फाइनेंशियल स्टेटस। कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर दे, that event is basically a transaction, and every transaction have two impacts. One must be debit and the second one must be credit. This is according to Luca. और आपको पता है ना, लुका को हम फादर ऑफ काउंटिंग कहते हैं। सो ट्रांजैक्शन, जो बेटे जब भी ट्रांजैक्शन होएगी ना, वो हमें मूव करवाएगी टूवर्ड्स द 5 क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग। मेरे उस्ताद इसको क्लियर कहा करते थे, CLEAR। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जिसको क्लियर का पता है अकाउंटिंग की, उसको सारी अकाउंटिंग आती। मेरे एक टीचर कहते थे कि 80% ऑफ द अकाउंटिंग इज दिस। बेशक इसमें से पेपर नहीं आता, लेकिन दिस इज 80% ऑफ काउंटिंग। जिसको ये आता उसको बाकी 20% समय लग जाता। और यार मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ बचपन से लेके 55 तक अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट CLEAR, where A is assets, where A is assets, R is revenue income, E is expense, L for liability, and C for capital। मेरे नज़दीक बचपन से लेके 55 तक, यानी कि सारी अकाउंटिंग में सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं। वो है कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एसेट और रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। तो बेटे इनमें से एक एक चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। याद रहे, जब भी ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन क्लियर को हर्ट करेगी। जब भी ट्रांजैक्शन होगी, आइदर वो कैपिटल को डिस्टर्ब करेगी, लायबिलिटी को डिस्टर्ब करेगी, एक्सपेंस को डिस्टर्ब करेगी, एसेट को डिस्टर्ब करेगी, या रेवेन्यू को डिस्टर्ब करेगी। तो ट्रांजैक्शन ने 2 इम्पैक्ट्स देने हैं। वो 2 इम्पैक्ट्स इनमें से किसी भी चीज़ पे आ सकते हैं। वो दोनों इम्पैक्ट एसेट पे आ सकते हैं। वो एक इम्पैक्ट एसेट पे और एक एक्सपेंस पे आ सकता है। एक एसेट पे, एक कैपिटल पे आ सकता है। एक रेवेन्यू पे, एक एसेट पे आ सकता है। एक लायबिलिटी पे और एक कैपिटल पे आ सकता है। ठीक है जी। सो हमेशा याद रहे, 2 इम्पैक्ट्स होंगे और वो दोनों इम्पैक्ट्स कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को चेंज करेंगे। मैं सबसे पहले आपको सिखाने लगा हूं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बेसिकली बेटे हम जायदाद को बोलते हैं। IS 1 है जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो डिफाइन करता है, वो कहता है जी, एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू इनफ्लो। बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, मैं सादा सा डिफाइन करने लगा हूं। मैं कहने लगा हूं एसेट्स क्या हैं? रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज? आइदर ओन्ड है और आपका उस पर कंट्रोल है। याद रहे, कंट्रोल होगा तब भी एसेट है। AS लेवल वालों को पता होना चाहिए ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें हम कहते हैं कि हम किसी भी एसेट की लीगल रियलिटी को नहीं देखते, हम उसकी कमर्शियल रियलिटी को देखते हैं। दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। खैर जी, मैं तो सादा सी बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं वो रिसोर्सेज जो आपकी आइदर ऑनरशिप है या आपका कंट्रोल है और फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल इनफ्लो। जब आप इनको यूज करेंगे तो फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम एसेट्स बोलते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या है? ये बेनिफिट्स बेटे कैश में भी हो सकते हैं, ये बेनिफिट नॉन कैश भी हो सकता है। मतलब नई गाड़ी लो तो नई गाड़ी की डैशबोर्ड में से डेली 1000 तो नहीं निकलता ना यार। सेटिस्फेक्शन इज अ बेनिफिट एज वेल। सो हम कहते हैं आइदर
कोई ऐसा रिसोर्स जो आपकी ऑनरशिप है या आपका कंट्रोल है और उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स की बेटे दो टाइप्स हैं जी। हम कहते हैं जी एसेट्स जो हैं वो आइदर क्या हो सकते हैं, करंट एसेट्स, या फिर क्या हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स हो सकते हैं या नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं। बेटे करंट एसेट्स कैसे एसेट्स हैं, लाइफ ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। वो एसेट्स जिनकी लाइफ जो है वो मैक्सिमम 1 ईयर है, ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने हमेशा याद रखना है, आपके कोर्स में इन्वेंट्री जो है वो एक करंट एसेट है। इन्वेंट्री हम कहते हैं गुड्स हेल्ड फॉर सेल। गुड्स जो अभी तक सेल नहीं हुई, आपके पास पड़े हुए, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इस वक्त जो है वो किसी भी जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाओ, तो जितने यूनिट्स अभी तक सेल नहीं हुए वो उनकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हमेशा 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 करंट एसेट होती है जी। इन्वेंट्री के बाद जी हमारे पास एक दूसरा करंट एसेट है, दैट इज कैश। हम समझते हैं कि कैश और बैंक हमेशा से करंट एसेट्स हैं, क्योंकि लोग विद इन 1 ईयर कैश को यूज कर लेते हैं, नया वाला कैश आ जाता है। पुराने वाला जाएगा तो नया वाला आएगा ना, सो नया वाला कैश आ जाता है। और उसके बाद वी कैन हैव अनदर दैट इज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स वो लोग हैं जिनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी है, टू whom we have to receive। तो यार ये हैं जी मेरे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बेसिकली वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और हम उन रिसोर्सेज से इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेंगे। अगर ये बेनिफिट्स 1 ईयर में मिल जाएंगे, लाइफ ऑफ 1 ईयर का मतलब है 1 ईयर में बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स आर इन्वेंट्री, कैश, बैंक, रिसीवेबल्स। और बेटे एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर को हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो बेटे अगर किसी एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो दैट एसेट इज नॉन करंट एसेट्स। और इनमें आपके पास लैंड है, प्लांट है, ये पौधे वाला प्लांट नहीं है भाई, व्हीकल है, इसमें आपके पास आपके घर का फर्नीचर है। फर्नीचर क्या होता है, फिक्सचर क्या होते हैं। तो बेटे घर में जो टेबल है वो फर्नीचर है, जो किचन के अंदर जो आपकी फिक्स कैबिनेट्स हैं वो फिक्सर्स हैं। मतलब जो मूवेबल पार्ट है वो फर्नीचर है, और जो डोर्स जो हैं वो फिक्सचर्स हैं, और डोर में जो लॉक लगा हुआ वो फिटिंग्स हैं। ये सारी बेटे नॉन करंट एसेट है। एक और नॉन करंट एसेट है प्रेमिसेस। आपका घर की 4 दीवारी प्रेमिसेस। डन जी। उसके बाद और भी हैं जी, मोबाइल है, आप में से कुछ लोगों के पास ज्वेलरी है, मतलब दीज आर द नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर है। उसके बाद जी मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में चले जाता हूँ। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हम जो है वो एसेट्स को और भी 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। The one is tangible, the second one is intangible। tangible कौन से assets हैं, assets with physical substance, physical reality कह लेते हैं। वो assets जिनको आप टच कर सकते हो,
जैसे फॉर एग्जांपल आपकी व्हीकल है, वो एक टेंजिबल एसेट है। उसके बाद जी आपके पास घर पे फर्नीचर है, वो आपका टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? नो फिजिकल सब्सटेंस, नो फिजिकल रियलिटी। ये एसेट्स भाई नजर नहीं आते, लेकिन यस एसेट्स हैं। एसेट्स हैं का मतलब क्या है भाई? कि यार फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन रिसोर्सेज हैं, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय समवन है, और उससे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये फेसबुक है जी। फेसबुक जो है वो मार्क जिंगरबर्गर का एक एसेट है, और उसको इससे बेनिफिट मिलते हैं। सॉरी यार। अच्छा जी, फेसबुक के बाद जो और है जी, आपने कभी मूवी देखा होगा, कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान की। मोहब्बतें तो सारों ने देखी होगी ना। तो जो मूवीज होती हैं, और यार जो पबजी है वो देखो कैसा इंटेंजिबल एसेट है यार। करोड़पति हो गया उसका बनाने वाला, टेंसेंट गेम्स वाले हैं। उसके बाद फेसबुक है, मूवीज हैं, गेम्स हैं, और यार एंटीवायरस है, विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट आपका सारा दिन का टाइम ज़ाया होता है व्हाट्सएप पे। ये सारे इंटेंजिबल है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इंटेंजिबल्स हैं जी, एग्जिस्ट नहीं करते फिजिकली। लेकिन यस, ये जो आपकी सारी डब्ल्यू वाली दुनिया है, ये सारी एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं लोगों के, और वो उससे बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं। इवन आपका यूट्यूब चैनल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, रिसोर्स है आपके कंट्रोल में, और आपको बेनिफिट्स देगा। तो इसको हम बोलते हैं एसेट्स। अच्छा जी, एसेट्स के बाद हमारे पास जो दूसरी यहां पे हमने समझना है, दैट इज लायबिलिटी। या लायबिलिटी ना आपकी जिम्मेदारी है। ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। चलें जी, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ऑब्लिगेशन कैसी ऑब्लिगेशन? ड्यू टू पास्ट इवेंट, ड्यू टू पास्ट इवेंट। यार मुझे 10 साल लगे इस बात को समझते हुए यार। ड्यू टू पास्ट इवेंट मतलब माजी की किसी हरकत की वजह से मेरी ऑब्लिगेशन। देखो, कैम्ब्रिज के अगर आपने एग्जाम देने हैं, अभी तक आपने फीस नहीं पे की, क्योंकि फीस की रिसीविंग डेट नहीं आई, तो वो अभी आपकी लायबिलिटी नहीं है। कैम्ब्रिज के वो पैसे जो अभी आपने देने हैं वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी कब है? अगर आप पेपर दे दो फिर भी पैसे नहीं दिए हुए, तब लायबिलिटी है। मतलब लायबिलिटी को अंडरस्टैंड करो यार। लायबिलिटी कब है? देखो ना, तुमने स्कूल की फीस पे करनी है, दिस इज नॉट योर लायबिलिटी। लायबिलिटी कब है? अगर तुमने वो मंथ पढ़ ली है, अभी तक फी पे नहीं की, नाउ दिस इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। और होगा क्या? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। भाईजान पैसे देने पड़ेंगे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आएगा एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। या लायबिलिटीज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वीडियो की हमारी लेंथ ज़रा ज़्यादा होगी आज, लेकिन कोई मसला नहीं है। लायबिलिटी की भी बेटे दो टाइप्स हैं जी। एक है करंट लायबिलिटी, एक है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है जी? पेमेंट इन 1 ईयर टाइम, पेमेंट इन 1 ईयर। आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने विद इन 1 ईयर पे करना है, दैट इज योर करंट लायबिलिटी। पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जी, जो पाकिस्तान में नहीं मिलती हमें अभी तक। लेकिन बैंक जो है ये अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी देता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक के बैलेंस को मोर देन द बैलेंस यूज कर सकते हैं। मतलब मेरे बैंक में 10,000 है, तो मैं 12,000 यूज कर सकता हूं, तो वो 2,000 मेरी लायबिलिटी हो जाएगी ओवरड्राफ्ट। सो करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, पेमेंट आफ्टर 1 ईयर टाइम। अगर मेरी लायबिलिटी है और मैंने 12 मंथ के बाद पेमेंट करनी है, तो दैट इज माय नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई लोन लिया हुआ, ठीक है जी, मैंने कोई लोन लिया हुआ है, पेमेंट मैंने 5 ईयर्स के बाद करनी है, तो दैट इज माय नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर मैंने पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है, तो दैट इज माय करंट लायबिलिटी। कोई एक लायबिलिटी के अंदर ये दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक से गाड़ी लीज करवा ली,
तो कुछ पेमेंट्स जो हैं वो मुझे हर मंथ करनी है, तो जो हर मंथ वाली पेमेंट है 12 मंथ की पेमेंट्स हैं वो मेरी करंट लायबिलिटी है, और वो पेमेंट्स जो मैंने ईयर 2, 3, 4 में करनी है वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो हर नॉन करंट लायबिलिटी जब वो मेच्योर होने वाली होती है, यानी कि जब उसकी पेमेंट करने वाली होती है और 12 मंथ्स रह जाते हैं, हम उसको नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी पे ट्रांसफर करते हैं। हर नॉन करंट लायबिलिटी किसी एक दिन करंट लायबिलिटी जरूर बनती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 5 साल बाद पेमेंट करना है, ईयर 1, 2, 3, 4 गुजर जाएगा, तो जब 12 मंथ रह जाएंगे तो मैं इस नॉन करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी ट्रीट करूंगा। सो लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ड्यू टू मेरी माजी की कोई हरकत और उसके लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज माई लायबिलिटी। अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होगी। जब भी ट्रांजेक्शन होगी उसने मुझे एसेट्स या लायबिलिटीज में लेके आना है, या फिर वो मुझे कहाँ ले आएगा? कैपिटल में। Capital is owner's investment in the business. Owner's investment in business. तो बिजनेस के मालिक की बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कैपिटल जी। और याद रहे कैपिटल के ऑपोजिट एक वर्ड है दैट इज ड्राइंग्स। यार अब ऑनर ने बिजनेस से घर पे भी तो कुछ लेके जाना ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ऑनर टुक फॉर हिज ओन यूज। तो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालोगे तो वो ड्राइंग्स है, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ऑनर की तरफ से, कैपिटल है। इस कैपिटल के अगेंस्ट हम ऑनर को रिटर्न करते हैं, और क्योंकि यार उसने रिस्क लिया, उसने बिजनेस किया है, उस रिटर्न को हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, अगर एक्सपेंस से इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास है एक्सपेंस। एक्सपेंस यार वही हैं खर्चे जो आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं। और फिर हमारे पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम इनकम बोलते हैं। रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं? इनकम, कमाई। अभी मैं थोड़ा सा बस बता दूं, एक्सपेंसेस में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, सारी दुनिया करती है, परचेजेस हमेशा याद रहे एक्सपेंस होते हैं, और सेल्स जो है वो हमेशा इनकम होती है। ठीक है जी, एक्सपेंसेस और इनकम को डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता हो एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है, और बचपन से लेके 55 तक हमने यही काम करना है। सीए भी कर लोगे, अकाउंटिंग इन 5 चीज़ों से बाहर नहीं जाने लगी। थैंक यू वेरी मच।